गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले 10 से 11 वर्षों के पेपर PYQs हम सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपने एग्ज़ाम के अंदर, है ना। यहाँ से सीधे सीधे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और बाकी आपको ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो काफ़ी हद तक टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि किस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हमको PYQ सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कहीं आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग जानते हैं हम ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि आप पहले कहीं जाएंगे, पेपर सर्च करेंगे, पेपर डाउनलोड करेंगे देना उसके आंसर की, तो यहाँ पे आपको सब कुछ पक्का पकाया मिल रहा है, बस आपको ये देख लेना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस के आंसर लगा रखे हैं ये आप लोग का टाइम बचे इसीलिए मैंने पहले से लगा के रखे हुए हैं ना। देखिए आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, ये पेपर सेट है ना 2024 में जो प्री हुआ था उसका ये पेपर है, सेट ए है, जिसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार, है ना, विकार पूछा है यहाँ पर 21 की ट्राइसोमिक, तो उसको क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। सेकंड क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों कि जब भी आप पेपर सॉल्व करें एग्जामिनेशन हॉल में, एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं ले, बिल्कुल नॉर्मल होकर पेपर सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप हाइपर रहोगे ना तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या पढ़ लोगे, प्राथमिकता वाले क्षेत्र है तो आप क्या कर दोगे फटाफट, अरे स्वच्छ भारत अभियान तो है, अरे यात्री तो है, निर्भया नारी तो आप क्या कर देंगे, उस पर टिक कर दोगे, है ना। यहाँ पूछ रहा है वो नहीं है, तो हमको नहीं है वाले जो नहीं है उस पर टिक करना है, तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये हो गया ना। अन्नपूर्णा योजना, अब अन्नपूर्णा योजना कब आई थी ये आप बता देंगे मुझे कमेंट करके। थर्ड क्वेश्चन आया था, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है। कौन सी दाल है वो, खेसारी दाल। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि बाप रे ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया है ना। तो कौन सी यूनिट का है, आपकी यूनिट 7 का है। अच्छा अभी तक आपको ये पता है या नहीं, हमने जो 3 क्वेश्चन किए हैं वो किस यूनिट के हैं। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, है ना। और ये आपके परीक्षा धाम में एज इट इज़ पूरी लाइन दे रखी है गोवा प्लान में, ठीक है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग जो हो जाते हैं ना बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, हमको एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। चाहे जो बुक पढ़ रहे हो आप उसकी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे, आपका 80% काम हो जाएगा, क्योंकि हमको 100 में से 80 प्रश्न ही सही करना है, बाकी 20 तो वो कहीं से भी आते हो, अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है, मे भी लापतागंज से आते हो, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। क्या था ये, अगेन यूनिट 7 का क्वेश्चन है आपका। PSLV C-37। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, उस यंत्र का नाम पूछा है यहाँ पर, तो क्या होता है वो, डॉप्सन इकाई। क्या होता है, डॉप्सन इकाई। फिर से ये आपका यूनिट 7 का था। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या क्या होती है, अगेन ये यूनिट 7 का क्वेश्चन है आपका। कितनी होती है, 7 7 होती है। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्राही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब पूछ रहा है कि मंगल ग्रह, है ना, मंगल ग्रह का जो मिशन था वो हमने कब लॉन्च किया था, सफलतापूर्वक 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, ठीक है। अगेन ये आपकी यूनिट 7 का है, और यूनिट 7 में अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो आपका प्रदूषण है ना। तो इसमें जल प्रदूषण से पूछा हुआ है, और कब आया था ये निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया था, जल से जुड़ा हुआ, तो 1974 में आया था।
SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमांक दर्शाते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बहुत सारे लोग क्या हो गए होंगे, इसको देख करके कंफ्यूज हो गए होंगे कि बाप रे क्या पूछ लिया, बट ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके SDG इंडेक्स से, है ना। तो कितने गोल्स है प्लीज़ मुझे कमेंट करके अभी बताएं, है ना। तो उसमें से 1 नंबर का, 3, 2 नंबर का और 9 नंबर का, है ना, उसका टाइटल क्या है वो पूछा था यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट SDG 1 का सबसे पहला क्या गोल है, कोई गरीब नहीं। 2 का क्या है, कोई भूखमरी नहीं, है ना। और 9 जो है वो किसको दर्शाता है, नवाचार को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजिलेट्स के द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ पर आयोग ने 2 क्वेश्चंस को माना है, लेकिन जो मेन होता है वो तो आपका अपघटक ही होता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर सभी को फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन इसका मेन आंसर तो अपघटक है। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की, है ना। यहाँ पे केस पूछ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्री की तैयारी करते रह जाते हैं और केस वगैरह इन पे हमारा इतना ज़्यादा डीप में हम सोचते ही नहीं है ना। तो ये डीप क्वेश्चन है, इनके पीछे नहीं भागना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है ना। हमको बेसिक चीज़ें आना चाहिए बस, दैट्स इट, तो आपका प्री हो जाएगा क्वालिफाई, है ना। तो ये जो था कौन से केस में था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 में हुआ था। चलो यहाँ पे अब ये 4 जो केस दे रखे हैं इनका ईयर आप याद कर लो। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अपना जो 2025 में जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें पूछ ले कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस जो हुआ था वो कौन से ईयर का है ना। तो ईयर दे दे और पूछ ले, है ना। तो हमको याद होना चाहिए, और जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना तो ये ईयर्स अगर आपने मेंशन किए हैं या फिर ये कैसेस का जो है वो रिलेट कर रहा है कहीं, तो आपने उसका नाम लिख दिया है, ईयर लिख दिया है, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अगला फटाफट ख़त्म करना है इसको, क्योंकि टाइम अभी किसी के पास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ये वाला सही नहीं है। अभी मुझे आप कमेंट करके बताएं कौन करता है इसका निर्णय, है ना। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, है ना। कितना चाहिए, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो आपको अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, राष्ट्रपति से आया है ये क्वेश्चन, पॉलिटी यूनिट 5, है ना। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल में दे रखा है, तो कौन सा है वो, आर्टिकल 61। अभी मुझे कमेंट करके बताएं आर्टिकल 161 में क्या दे रखा है, किससे संबंधित है वो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी, है ना, कौन होता है वो, अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। किसको करेगा, अभी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता है। अगेन ये राष्ट्रपति से आप इसको जोड़ सकते हो, है ना। तो राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है हमको नहीं छोड़ना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हमको मिलेंगे इस वाले टॉपिक से, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उससे संबंधित जो आर्टिकल है, इसका आंसर क्या रहेगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्य हो। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका के.एम. मुंशी से संबंधित है। आप के.एम. मुंशी किनसे संबंधित है ना, तो हमारे संविधान की प्रारूप समिति से। कौन से टॉपिक से है ये, कौन सी यूनिट से है, आप कमेंट करके बताएं। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो 352 में क्या दे रखा है, संघ मंत्रिमंडल, है ना। अगर संघ मंत्रिमंडल रिक्वेस्ट करेगा, सलाह देगा राष्ट्रपति को, तो ये क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में, ठीक है। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान, ठीक है, भोपाल में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी यहाँ पे ये पूछ लिया कि कहाँ स्थित है, अभी इसकी स्थापना कब हुई, ये भी आप देख लेना है ना, मतलब समझ जाओ आप कि आयोग किस वे में जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के आसपास आपको पढ़ना है, वही चीज़ें पढ़ना है, कहीं ना कहीं उन्हीं में से घुमा फिरा के वो पूछ लेता है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही सिंपल है ये, कोई एग्ज़ाम इतना वो नहीं है कि जैसा लोगों ने बना रखा कि बहुत टफ है, नहीं। आप बिल्कुल शांत रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका बिल्कुल होगा सिलेक्शन, है ना। संयम तो बना के रखना पड़ेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता, थोड़ा सा महाधिवक्ता के बारे में भी पढ़ लेना। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है ना। यहाँ पे अभी वो ये भी लिख सकता था कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना, इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो यही लाइंस हमारी, अगर हम एक दो लाइन गलत पढ़ लेंगे और ऐसे हमारा सही होने वाले क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो फिर एक दो नंबर से जो लोग पीछे रहते हैं ना, उनकी कैटेगरी में आप भी चले जाओगे। तो हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर ही आंसर करना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए, है ना। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने का काम कौन करता है, महाधिवक्ता। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है ना। पंचायत आपको सभी को पता है कौन से अनुसूची में है, 11वीं। मुझे कमेंट करके बताएंगे 12वीं अनुसूची में क्या है। अनुसूचियाँ बिल्कुल रट लेना है, किसमें क्या है। 21, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। कमेंट करके बताओ आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा, और कहाँ पर किस एरिया में ये जो है भिम्मा जनजाति निवास करती है और किसकी उपजाति है, ये किस जाति की उपजाति है। मांडवरा त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, गोंड, है ना। महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित थे, बहुत ही इजी प्रश्न था ये, भील से। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे रघुनाथ सिंह मंडलोई, कमेंट करके बताएं मुझे, आपके लिए मैंने छोड़ा है ये। अभी यहाँ पे कहाँ किस एरिया से है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, और इनकी जाति क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्या थे ये, भिलाला थे, है ना, भिलाला जनजाति से ये संबंधित थे। उसके बाद स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे, है ना, तो एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। अभी यहाँ बताएंगे आप बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है ना। आदिवासी महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर, किस क्षेत्र में, लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में, ठीक है। कौन सा, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। कब से शुरू हुआ है ये, कब से दिया जा रहा है, इसकी सम्मान राशि क्या है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है, लोकगीत पढ़ लेना बिल्कुल आपको, है ना। लोकगीत किसका है, गोंड का। गोंड आपका यहाँ पे भी पूछा है, यहाँ पे भी पूछा है, भील पूछा है आपका, पढ़ना है आपको, है ना। उसके बाद में भिलाला हो गया ये इधर। बादल भोई किस जनजाति से थे वो देखना है, और वो जनजाति भी आपको, उसके भी मेन फैक्ट जो है वो पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है ना। तो इसको भी आयोग ने जो है डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट 29, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है ना। टंटिया भील के और बिरसा मुंडा, ये दोनों ही आंसर आयोग ने माने हैं, लेकिन जो चल रही है वो टांटिया भील, और वैसे बिरसा मुंडा के नाम पे भी चल रही है, दोनों मान सकते हैं आप भी। जनजाति कार्य विभाग, और ये कब से चल रही है ये आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है। अब ये किस यूनिट का प्रश्न है आपका, यूनिट 10 का, ठीक है। वहाँ पे आपके दे रखे हैं, अगर आपने सिलेबस ध्यान से देखा होगा, है ना। तो जनजाति संस्थान आपके पूछे हुए हैं, प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं ना जनजातियों से संबंधित, तो ये उसी के अंदर से क्वेश्चन निकाला है ना। वन्या,
है ना। तो वन्या की स्थापना पूछ ली है, कब हुई थी वन्या की स्थापना? 1980 में। और कहाँ पर हुई थी ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था, है ना। तो वो थी 25%। ऐसे क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, जो सिंपल और इजी चीज़ें हैं उनको करना पहले। अगर फिर वो पक्का हो जाता है, फिर टाइम बचता है तो इनको आप देख सकते हैं, नहीं तो इनको आप स्किप करो, अभी टाइम नहीं इतना। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? कितना था? 18.6% था। 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? सभी कारखानों का प्रतिशत पूछ रहा है, वो कितना? 2%। पहला G20 सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? कहाँ हुआ था? वाशिंगटन DC, USA, 2008 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति, है ना, एग्रो GIS परियोजना किस लिए है? उन्नति परियोजना पूछी है अब यहाँ पर, किस लिए है ये? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा अभियान TE, है ना। तो इन सब के जो है सम्मिलित रूप से ये जो है बनाया गया है, एकीकरण से उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिरता 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि क्या है? प्रति व्यक्ति आय जो है मध्य प्रदेश की वो क्या है? भारत की आय से कम है। नेक्स्ट है, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल, चिन्नौर का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? बालाघाट में, है ना। ये आपको किस जिले में किस प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है ये चीज़ें भी पढ़ना है। GI टैग आपको बिल्कुल पढ़ लेना है, आएगा वहाँ से क्वेश्चन। मध्य प्रदेश निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिला है ना। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, B बता रहा है इसका आंसर सही है ना। तो अब अशोकनगर किस लिए जाना जाता है आपका? चंदेरी साड़ियों के लिए। और खरगोन आपका जो है वो लहसुन के लिए, बुरहानपुर आपका केले के लिए, और मंदसौर जो है वो, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक है इसके अंदर, एक मिनट देखते हैं अपन। आयोग ने जो बताया उसके हिसाब से हम मिलाते हैं तो क्या होता है। अशोकनगर चंदेरी साड़ी के लिए, खरगोन बता रहा है, हाँ महेश्वरी, सॉरी हाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी, महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट के लिए। वैसे बाघ प्रिंट जो है वो तो धार का है ना, पर यहाँ पे उसने दे दिया है, इसको इग्नोर करो, लेकिन महेश्वरी साड़ियों के लिए आप मान सकते हो। बुरहानपुर केले के लिए और मंदसौर जो है वो लहसुन के लिए। तो ये जो आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है SDG इंडिया इंडेक्स। अभी देखो ऊपर भी पूछा था SDG, 2 क्वेश्चन आए यहाँ से, आपको याद रखना है। उसकी जो रैंकिंग होती है ना, जो श्रेणियाँ दे रखी है उसने, वो श्रेणियाँ भी आपको पढ़ लेनी। कितनी श्रेणियाँ हैं? 4 श्रेणियाँ हैं, और उसमें नंबर आपको याद रखना है कि 0 से 49 तक कितना होता है, फिर 50 से 64 तक कितना होता है, 65 से 99 कितना होता है, उसको क्या बोलते हैं, और 100 वाले को क्या बोलते हैं, है ना। तो ये श्रेणियाँ भी आपको पढ़ना है SDG इंडेक्स की। तो यहाँ पे आकांक्षी किसको बोलेंगे हम? 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64 वाले को अग्रणी, 65 से 99 वाले को अचीवर बोलेंगे 100। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? तो उसको कर्नल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है? फिशिंग। कुरेंटली क्या है? तो कुरेंटली एक सर्च इंजन है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपकी यूनिट 9 में देखने को आपको मिलेंगे, है ना। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? दी ट्यूरिंग टेस्ट का। कौन से टॉपिक से है ये? यूनिट 9 के
कमेंट करके मुझे बताओ। ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, ये भी आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ट्विटर के संस्थापक कौन है, जैक डॉर्सी। ई गवर्नेंस के जो है 4 स्तंभ पूछ लिए उसने। ये तो पता चल गया कि 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी पढ़ लेना, है ना। तो यही लिखे हुए पढ़ लो कौन कौन से होते हैं। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन, ये मेन 4 स्तंभ है आपके ई गवर्नेंस के। अगेन ये यूनिट 9 का क्वेश्चन था। फिर से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपके पूछे हैं 2024 में, है ना। तो किसी भी यूनिट को आप लाइटली मत लेना। जहाँ आपको कम पढ़ के अच्छे नंबर आ जाए उस पर बहुत अच्छा फोकस करना। हिस्ट्री, जियोग्राफी, बड़ी बड़ी यूनिट्स के पीछे मत भागना, है ना। कम समय में पढ़ के आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। वो यूनिट्स आपकी यूनिट 9 हो जाएगी। यूनिट 7 में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो वो टॉपिक्स आपको हाईलाइट हो जाएंगे कि हमको यही पढ़ना है, और आप 10 में से 8 नंबर ला सकते हो। यूनिट 7 बिल्कुल भी कठिन नहीं है मेरे हिसाब से तो। और यूनिट 8 उसमें भी आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना रहता है। चलो अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। अब यहाँ पे शाखा पूछ लिया उसने, क्या है, मशीन लर्निंग। बाकी ये सब नहीं है। MPEG का अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब ये फुल फॉर्म हर बार पूछता है वो, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कहाँ से पूछेगा, लेकिन पूछता है। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है इसका, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे। अगला क्वेश्चन है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है, प्रथम। सब लोग ड्यूटी लगा के आ गए थे, लेकिन प्रथम है। और अभी वर्तमान जो कंडीशन है उसमें भी जो नया आपकी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी मध्य प्रदेश जो है वो क्या है, फर्स्ट रहा है। सोयाबीन उत्पादन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अभी सोयाबीन हमारे राज्य की फसल है, मतलब राज्य की पुष्प फसल है ना। ये सारी चीज़ें, पक्षी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वहाँ से डीप में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन सोयाबीन से तो पूछता है वो, ये तो फिक्स है। तो सोयाबीन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से हुआ था, ये देवास से हुआ था। रॉक फॉस्फेट, ये आपके इसका उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है ये चीज़ें, है ना, कि किस उद्योग में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने लगा है आयोग। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है, मानसून की बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी, आप अगर आप भारत का नक्शा देखोगे इधर, और ये यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है, इधर आपका अरब सागर आ जाएगा और इधर आ जाएगी आपकी बंगाल की खाड़ी। तो ये जो इधर से बारिश होती है ना, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग बोल रहा है वो। दक्षिण पूर्वी भाग मतलब कि ये तो MP हो गया, ये पूर्व और ये दक्षिण, है ना। तो इस वाले भाग में कहाँ से बारिश होगी, तो ये इधर से ही होगी। अरब सागर तो आपका इधर है, बंगाल की खाड़ी से ही होगी। अगला क्वेश्चन है, MP में काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टान के द्वारा होता है। अब यहाँ आप इसको मिट्टी वाला टॉपिक देख सकते हैं, किससे होता है काली मिट्टी का निर्माण, बेसाल्ट चट्टान से। अब हम मुझे बताएंगे किस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है ना, और कितना % पाई जाती है। इनका भी थोड़ा डीप में आप स्टडी करना, मतलब जो मिट्टियाँ हैं ना उनकी विशेषताएं जरूर पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्रीयकरण से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है ना। तो बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1973 में। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है ना। ये भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन है, तो ये क्या कहलाता है, भांडेर पठार, है ना। जब आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ईजी था क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा, है ना। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो BHEL है भोपाल में है, ये भी बता दिया आयोग ने, लेकिन इसकी स्थापना पूछ ली भैया, है ना, कब हुई थी और किस देश, सॉरी स्थापना क्या मतलब किस देश के सहयोग से ये काम कर रही है, तो ब्रिटेन। ठीक है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या पूछ ली है उसने, क्या है सर्वाधिक, भोपाल, है ना। आपका जो भोपाल है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है ना। तो सरदार सरोवर है,
जिसके अंदर आपके 4 राज्यों की हिस्सेदारी। कौन कौन से हैं वो? मध्य प्रदेश है आपका, है ना, उसके बाद महाराष्ट्र है, राजस्थान है और गुजरात है। 4 राज्यों की भागीदारी है यहाँ पर सरदार सरोवर। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं किस नदी के ऊपर है ये। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, है ना। अगर आपने क्वेश्चंस ही लगाए होते तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, है ना। सिंपल किसी भी अगर लूसेंट से लगाते आप, या आप क्या बोलते हैं, आप चक्र आती है ना, ऑब्जेक्टिव, दोनों में से किसी से भी लगाते ना तो आपका ये दुर्गेश नंदिनी वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता, है ना। तो कौन थे लेखक? बंकिम चंद्र चटर्जी। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया था? तो देवेंद्र ठाकुर ने किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार का आह्वान किया? असहयोग। असहयोग का मीनिंग ही ये है कि किसी का सहयोग मत करो, ठीक है, असहयोग। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? ये यूनिट फर्स्ट का आ गया आपके, है ना, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके यूनिट फर्स्ट के। तो असहयोग आंदोलन था मौर्य काल में, ये न्याय विभाग का होता था। कौन? प्रतिष्ठा। ये आपके ना लूसेंट के बॉक्सेस अगर पढ़ते तो वहाँ से हो जाता, लेकिन कभी ऐसा करते हैं हम लोग कि ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पर, ये भी कर ले वो भी कर ले में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती। प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर टॉपिक्स, हमको ये डिसाइड करना रहता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर वो कर लिया तो आपका 50% काम वहीं हो जाएगा। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था। नेक्स्ट है किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया था? अथर्व वेद में किया गया था, है ना, सभा और समिति, ठीक है, पृथक संस्थाओं के रूप में अथर्व वेद। अगला है क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? तो वो था त्रिष्टुभ मंत्र था जिसका प्रावधान था। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में। एलोरा अजंता की गुफाएं से क्वेश्चन वो पूछता है, प्लीज़ इनको पढ़ ही लेना, है ना। किसने निर्माण करवाया था, कहाँ करवाया था, कहाँ स्थित है, ठीक है, किस काल में करवाया था। वैसे काल तो नहीं पूछता लेकिन फिर भी पढ़ लेना। सबसे अधिक प्राचीन है कौन सा वेद? ऋग्वेद, सभी जानते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो धारणा को क्या बोलते हैं? अंतरंग साधना। अगला क्वेश्चन है नदियाँ। देखो यहाँ पे नदियाँ पूछ लिया और उसका उद्गम क्षेत्र पूछ लिया है। अब आप सभी जानते हैं जो ताप्ती है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा श्रेणी से होता है ना। और आपके जो कावेरी है, कावेरी कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कहाँ पर है ये? कमेंट करके बताएं। साबरमती जो है आपका वो आ जाएगा मेवाड़ पहाड़ियाँ, और दामोदर जो है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो कहाँ से होता है वो? आपके झारखंड से और उड़ीसा से, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कोयला निक्षेप 50% से अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? झारखंड और उड़ीसा से। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? तो वो हमारे मध्य प्रदेश का रहा। अभी नई जो रिपोर्ट आई है वो भी प्लीज़ आप पढ़ लें। 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे आपको वहाँ से। वन रिपोर्ट भी पढ़ना है आपको, और आपके मतलब आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो भी पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन आपके वहाँ पे बन जाएंगे, काफ़ी हेल्प होगी पूरे एग्ज़ाम में आपको। और वन रिपोर्ट भी पढ़ना है ना, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो आप मतलब 4-5 क्वेश्चन तो इन 2 रिपोर्ट को पढ़ने से आपको सॉल्व हो जाएंगे, छोड़ना मत इसको। बहुत सारे लोगों का जो नए नए होते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है और वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते। अभी आपको पता चल गया है ना, तो आप ये कर लो, है ना, हेल्प मिलने वाली है। और जब मिल जाए एग्ज़ाम के बाद हेल्प, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने जो बताया था वो सही था या नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये जो था इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो आपको
जो आपकी पर्वत चोटियाँ हैं इनकी लंबाई, एटलीस्ट एमपी की जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी लंबाई तो आपको, ऊंचाई जो है वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा था? तो रहा था अरुणाचल प्रदेश। सॉरी। अभी योजना से क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, योजनाएं पढ़ते हैं, कब प्रारंभ हुई, खत्म। लेकिन अब आयोग क्या कर रहा है, योजनाओं का जो उद्देश्य है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है। और कितने समय के लिए है ये भी पूछ लिया है उसने, है ना। तो यह मध्य प्रदेश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन करती है, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और 2023-24 में से 2025-26 तक की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पर तीनों ही कथन क्या है, सही है एकदम, है ना। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया था? सुधा मूर्ति। एमपी के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्राची यादव। निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंधित है? ओम प्रकाश शर्मा, उज्जैन से हैं। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह आपके कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव। कौन है? राधाकृष्णन राव। 24 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने हैं डी गुकेश। आपके खिलाड़ियों को भी पढ़ना है, आपको अवार्ड्स पढ़ना है, पूछता है क्वेश्चन। लमेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही है ना। तो वो है आपके जबलपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसको किया है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। वैदिक घड़ी कहाँ पर है? सिंपल क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं। तो ये कहाँ है? जैन। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैच से ये क्वेश्चन कर लिया है। कहाँ पर मतलब इनके जो क्या श्रृंखला में विजय कैसी रही थी इसकी, है ना, क्रिकेट की। तो भारत जो है वो 4-1 से विजय रहा था। किसको हराया था? इंग्लैंड को। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, है ना। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं और उनको उनके क्षेत्र से सुमेलित करना है ना। तो जब 1857 की क्रांति आप मध्य प्रदेश में पढ़ें तो विशेष इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रख के पढ़ें कि कौन सा क्रांतिकारी जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे राजा मर्दन सिंह है, वो कहाँ से थे? भानपुरा से। राजा दौलत सिंह वो कहाँ से थे? नेमावर से। राजा बखत वली जो थे वो कहाँ से थे? शाहगढ़। मुराद अली जो थे वो महू से, है ना। कौन सी नोट का क्वेश्चन है ये आपका? मतलब 1857 की क्रांति आपको पढ़ना है पूरे इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी। किसने कहाँ से विद्रोह किया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ, है ना, सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अब नर्मदा नदी हमारे राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमको साहित्य रिलेटेड पता होना चाहिए। तो वो कहाँ पे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। और इसके अलग अलग नाम है नर्मदा नदी के, तो वो भी ज़रूर पढ़ लेना, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए। किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल माना जाता है ना। तो वो क्या है? गायथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके 100 क्वेश्चन 2024 का जो पेपर है मैंने आज करवा दिया है। कल अपन 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। ये हमको एग्ज़ाम में हमारी काफ़ी हेल्प करने वाला है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अभ्यारण्य दे दिए, जिला दे दिया। ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है गलत है,
तो ये भी सही लगा दिया उसने। बोरी कहाँ है? होशंगाबाद में। गंगो आपका पन्ना में। करेरा आपका शिवपुरी में। ठीक है। और घाटी गांव जो है वो इंदौर बता रहा है, ये इंदौर में नहीं है। ठीक है, तो जो जहाँ नहीं है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से रहा है? ठीक है, तो ये क्या थे? ख्याल गायक। गम्मत लोकनाट्य का सूत्राधार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कुडगरिया। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल है ना, आपको पर्यटन स्थल और ये सब दे रखे हैं यूनिट 2 में। कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। धर्म रिलेटेड तो ज़्यादा पढ़ना है, और खास करके हिंदू धर्म के, बौद्ध और जैन धर्म के। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? तो ये वाला गलत है कि इस अभिलेख की रचना भौभित्ति ने की थी। ओवर क्या है? एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र के सौंधनी अभिलेख के रचयिता कौन है? वासुली कवि। ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस हमारे हो गए। कैसी लगी वीडियो आपको? और अगर ऐसी वीडियो आगे और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।